हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्रिक फिगर्स यानी ज्यामितीय आकृति। पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज। ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा टॉपिक है सर्किल यानी वृत्त। ठीक है, वृत्त के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है? वृत्त की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डेफिनेशंस पढ़नी है। अगर आपके सामने एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये ज्यामितीय आकृति किसकी है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आप डायरेक्टली क्या लगा के आओगे? सर्किल है। और जो सही भी है, ठीक है, आप लोगों ने वृत्त बिल्कुल सही लगा दिया। एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई वृत्त की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो 50% बच्चे ऐसे होंगे जो गलत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कभी डेफिनेशन को याद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये हाई लेवल एग्जाम नहीं है ना। तो आपके यहाँ पर किसी भी ज्यामितीय आकृति से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा मैथ की तैयारी कर रहा है और ये वीडियो देख लेता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको मैथ में कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको यूज़ देखने के लिए मिलेगा। और जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि आप लोग उसके बारे में पहले से ना भी जानते हो, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले सर्किल की, कि सर्किल होता क्या है। तो सर्किल की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। मैंने क्या कहा था कि कोई भी रेखा कैसे बनती है? जब बहुत सारे बिंदु आपस में मिल जाते हैं, यानी असंख्य बिंदुओं के मिलने से ही रेखा का निर्माण होता है। तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये भी तो एक रेखा है। कैसी रेखा है? वक्र रेखा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये भी असंख्य बिंदुओं से मिलकर के बनी है? तो मैं चलो बिंदुओं को नाम दे देता हूँ कि यहाँ पर भाई 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे असंख्य बिंदु हैं जिनसे मिलकर के ये रेखा बनी है। तो यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है वृत्त की। क्या डेफिनेशन होती है? मैं लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां पर डेफिनेशन लिख दी है। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि वृत्त 1 2 3 4 5 जैसे उन असंख्य बिंदुओं का समूह है जिनकी एक नियत बिंदु O से दूरी समान होती है। अब ये नियत बिंदु O क्या है? ये होता है बच्चों ये। ठीक है, यानी ये एक नियत बिंदु O है जिससे ये आपके असंख्य बिंदु हैं, उनकी दूरी क्या है? समान है। अगर ये दूरी समान नहीं होगी सभी बिंदुओं की, तब ये वृत्त नहीं कहलाएगा। ये जो सभी असंख्य बिंदु हैं, इन सभी की दूरी एक नियत बिंदु O से समान होनी चाहिए। ये आपकी वृत्त की डेफिनेशन है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा केंद्र यानी कि सेंटर। ठीक है, आप लोगों को सभी के बारे में सब आप जानते होंगे कि ये मैंने बिंदु जो खींचा है, ये क्या बिंदु है? ये बिंदु सेंटर ही है। लेकिन डेफिनेशन के फॉर्म में हम इसको क्या कहेंगे कि जिस नियत बिंदु की हमने यहाँ पर बात की है, यही सेंटर कहलाता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर उपस्थित असंख्य बिंदुओं की जिस नियत बिंदु से दूरी समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो दोस्तों आप लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि नियत बिंदु की जिसकी हमने बात की थी, नियत बिंदु ही, ठीक है, ये जो नियत बिंदु हमने बात की थी, नियत बिंदु O ही सेंटर है, यानी केंद्र है। आप लोगों की डेफिनेशन अगर आप क्लियर हो जाती है तो बिल्कुल जो फिगर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है सरकमफेरेंस यानी परिधि। तो दोस्तों सरकमफेरेंस को हिंदी में कहा जाता है परिधि। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है कि वृत्त में वह वक्र रेखा, ठीक है, वह वक्र रेखा जिस पर उपस्थित असंख्य बिंदुओं की दूरी केंद्र से समान होती है। जैसे मैं आपके सामने एक वृत्त बना देता हूँ, तो इस वृत्त पर ये वक्र रेखा है। ये वृत्त की क्या है? वक्र रेखा है। ठीक है, और ये क्या है? केंद्र है, यानी सेंटर है। तो इस वक्र रेखा पर उपस्थित जितने भी बिंदु होंगे, उन सभी की दूरी केंद्र से समान होगी। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या कहेंगे? यही वक्र रेखा जो होगी, इसी को हम परिधि बोलेंगे। और आपको ये पता भी होगा, अगर फिगर में इस तरह से आ जाता है कि जिसके सामने ये एरो का निशान लगा है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कि ये परिधि है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपके इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएं। जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके वो त्रिभुज या फिर चतुर्भुज से ज़्यादा बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये तो सभी को पता होती हैं। लेकिन त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में जो उसके टाइप्स होते हैं, उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप मैथ पढ़ते हैं तब भी। अगला क्या है? अगला है रेडियस। रेडियस को हिंदी में कहा जाता है त्रिज्या। ठीक है,
तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ कि भाई डेफिनेशन क्या है कि भाई वृत्त की परिधि, परिधि तो आपको समझ में आ गई, ये परिधि है। वृत्त की परिधि पर उपस्थित अगर हम किसी भी बिंदु से, ठीक है, सेंटर को एक ऋजु रेखा के साथ जोड़ देते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। याद रहे कि ये एक ऋजु रेखा है, हिंदी में लिखने इंग्लिश में लिखने वाले लिख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर भाई मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे ऐसे इसको जोड़ दिया, एक वक्र रेखा के साथ जोड़ दिया, तो क्या ये इसकी त्रिज्या है? बिल्कुल इसकी त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या के लिए हमको क्या यूज़ करनी है? सरल रेखा यूज़ करनी है, यानी सीधी रेखा यूज़ करनी है। तो आप सीधी रेखा, सरल रेखा कुछ भी लिख सकते हो, वही आपकी त्रिज्या कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि परिधि पर उपस्थित किसी भी बिंदु से केंद्र पर डाली गई ऋजु रेखा आपकी रेडियस कहलाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? तो आंसर होगा असंख्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा टॉपिक कोर्ड, यानी जीवा, ठीक है। और डायमीटर को हिंदी में बोला जाता है व्यास। इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं कि ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है। अब मैं इसकी जीवा की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं कि वृत्त की परिधि पर उपस्थित अगर मैं कहीं पर भी दो बिंदु हैं उनको आपस में मिला देता हूं किसी सरल रेखा यानी ऋजु रेखा के साथ, तो वो उसकी जीवा कहलाती है। यही डेफिनेशन है, यानी वृत्त की परिधि पर उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं को अगर मैं ऋजु रेखा यानी सरल रेखा के साथ मिला देता हूं तो वो आपकी जीवा है, चाहे वो बिंदु कहीं भी उपस्थित हो, बस दो बिंदु होने चाहिए। जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ लिया, एक यहाँ ले लिया, तो ये मैंने आपस में मिला दिए, तो यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, मैंने यहाँ से यहाँ इस बिंदु को मिला दिया, तो ये सारी क्या हैं? जीवाएं हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई अगर मैं यहाँ से ये दोनों बिंदु मिला दिए और बीच में ये सेंटर आ गया यानी केंद्र आ गया, तो ये भी तो एक जीवा होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये डेफिनेशन बनाई है जीवा की, तो बिल्कुल ये एक जीवा है। लेकिन ये क्या है? ये सबसे बड़ी जीवा है। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो उसके सेंटर से गुजरे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम लेंथ की जीवा, यानी सर्वाधिक लंबाई की, किसी भी वृत्त की सर्वाधिक लंबाई की जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, ठीक है, यानी डायमीटर कहलाती है। तो भाई क्वेश्चन तो ये बन गया कि क्या व्यास जीवा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा कि व्यास एक जीवा है, ठीक है। व्यास एक जीवा है जो उस वृत्त की सर्वाधिक लंबाई की जीवा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि डायमीटर एक जीवा है जो उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और उसके केंद्र से गुजरती है। तो उम्मीद करता हूँ जीवा और व्यास इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहा होगा। जीवा क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा और व्यास क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। तो चलिए भी अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर। मैंने आपको सरकमफेरेंस यानी परिधि के बारे में समझा दिया है, तो आपको डेफिनेशन तो इसकी पता है कि परिधि होती क्या है। तो चलिए देखते हैं कि परिधि और व्यास के बीच में क्या रिलेशन होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये साइन किसका है? जवाब होगा ये साइन है पाई का। हम लोग क्या बोलते हैं? इसको पाई बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाई की खोज किसने की थी। वो भारतीय ही थे, ठीक है। हिस्ट्री आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा कि पाई की खोज किसने की थी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पाई की खोज हुई थी, किसने की थी ये आपको बताना है, और कैसे हुई ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं परिधि और व्यास के बीच में रिलेशन की। तो दोस्तों ऐसे दो आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि परिधि और व्यास के बीच में क्या रिलेशन होती है। जैसे मेरे पास ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये इस वृत्त की डायमीटर है, इस वृत्त का डायमीटर है यानी कि व्यास है। और इस वृत्त की जो परिधि है यानी सरकमफेरेंस है, मान लेते हैं वो P1 है और इसका डायमीटर D1 है, ठीक है। एक मेरे पास दूसरा वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त की जो परिधि है वो P2 है और इस वृत्त का जो डायमीटर है वो D2 है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मुझे तो भाई परिधि और व्यास के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैंने क्या किया कि पहले वृत्त की परिधि लिखी, ठीक है, यानी P1 लिखा, और पहले वृत्त का ही डायमीटर लिखा, यानी मैंने पहले वृत्त के लिए परिधि और डायमीटर का रेशियो निकाला। तो वो रेशियो कुछ निकल के आ गया, अभी मैं आपको नहीं बता रहा, कुछ भी निकल के आया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दूसरा वृत्त लिया। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा वृत्त है, तो मैंने इसकी P2 यहाँ पर ली,
ठीक है, और D2 यहाँ ली। मैंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा व्रत है, इसका तो कुछ अलग रेशियो आना चाहिए, लेकिन देखा कि यार वो तो रेशियो यही फिर से आ गया। ठीक है, अब वो रेशियो था क्या? वो रेशियो था 22/7। 22/7 का मतलब बच्चों क्या है? 22/7 का मतलब है कि अगर किसी व्रत की परिधि 22 आती है, यानी 22 यूनिट आती है, तो उसकी डायामीटर 7 यूनिट ही होगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो वैज्ञानिक थे, एक बहुत बड़ा व्रत लिया। बहुत बड़ा व्रत लेने के बाद उसकी परिधि फिर से नापी, तो उसकी परिधि आई P3, यानी कि परिधि नापी है। और परिधि नापने के बाद उन्होंने फिर से इसका डायमीटर नापा। ठीक है, डायमीटर नापा तो डायमीटर आया D3। उन्होंने क्या किया, फिर से इनका रेशियो निकाला, और वो फिर से क्या निकल के आ गया? 22/7 ही निकल के आ गया। तो वो समझ गए कि हम कोई भी व्रत बना दें, उसमें परिधि और व्यास के बीच में एक रिलेशन होती है। वो रिलेशन क्या होती है? 22/7। यानी हमेशा ही परिधि और व्यास का जो रेशियो रहेगा वो 22/7 रहेगा। अब भाई अगर ये बात है कि ये हमेशा ही रहेगा, तो भाई हमेशा रहने को हम क्या बोलते हैं? नियत है। और नियत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। और बच्चों उसी को इन्होंने एक कांस्टेंट बना दिया, जिसका नाम रख दिया इन्होंने पाई। ठीक है, यानी जब इन्होंने व्रत की परिधि और व्यास के बीच में रिलेशन निकाला तो एक कांस्टेंट मिला। वो क्या मिला? वो पाई मिला। या फिर इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 3.14 आपको मिल जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो व्रत की जो इसकी कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन चलती जा रही है। और एक महारथी ऐसे भी हैं, उन्होंने पाई की वैल्यू को, ये जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है ना, वो 1 लाख तक याद कर लिया है। और शायद उनका नाम किसी बुक में भी रिकॉर्ड किया गया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको सोल्व करने की, और ये आगे तक चलता जाएगा। पूरा परफेक्ट नहीं सोल्व होता है, यानी चलता जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं ये पाई। हाँ, पाई की हम लोग क्या बात करते हैं कि भाई किसी भी व्रत की परिधि, यानी कि ये सभी व्रत पर फॉलो होगी, तो हमने क्या कहा कि व्रत की परिधि और उसके व्यास के बीच में क्या रिलेशन होगा? भाई 22/7 यानी पाई का रिलेशन होगा। तो बच्चों आपको ये भी पता होगा कि भाई व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होती है? तो जवाब होगा कि सर व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का, यानी व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। मैं कह सकता हूँ कि D बराबर 2R। तो बच्चों मैंने क्या किया, मुझे तो परिधि की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई परिधि नापने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, डायमीटर तो सीधा सा नाप लेते हैं। तो बच्चे तो बोले कि भाई ठीक है, परिधि की वैल्यू निकाल दें। परिधि की वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई पाई को तो यहीं रहने दो, व्यास को ऊपर ले आओ। तो बच्चों वो व्यास को ऊपर ले आए, और फिर उन्होंने व्यास की जगह रेडियस का यहाँ पर जब यूज़ किया, तो उन्होंने क्या किया कि भाई पाई में गुणा कर दो, व्यास की जगह 2R लिख दिया, और ये कहा कि भाई 2πr ये व्रत की परिधि होती है। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया कि किस तरह से 2πr निकल के आता है और पाई की खोज किस तरह से हुई थी। बिल्कुल याद रखिएगा, आपको ये पक्का बताना है कि पाई की खोज किसने की थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया परिधि कैसे आई। ठीक है, परिधि और व्यास के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो पाई होता है, परिधि की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका बताने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपकी नॉलेज इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको पता चलती रहनी चाहिए। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। हिंदी में लिखने वाले लिख सकते हैं व्रतखंड। ठीक है, किसी भी व्रत का व्रतखंड क्या होता है भाई बताओ? तो बहुत आसान सी बात है, हम एक व्रत बना लेते हैं और व्रत पर कहीं भी हमने एक जीवा डाल दी। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक जीवा है। भाई जीवा ने क्या किया कि किसी भी व्रत को 2 भागों में बांट दिया। डेफिनेशन लिखने वाले लिख सकते हैं कि कोई भी किसी व्रत की जीवा व्रत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, जो आपका डायमीटर होता है वो तो बराबर भागों में बांटता है, जबकि जब हम जीवा डालते हैं तो वो क्या करती है? व्रत को 2 भागों में बांटती है। तो ये जो भाग होते हैं यही कहलाते हैं व्रतखंड। और जो बड़ा वाला ये भाग है इसको हम बोलेंगे दीर्घ व्रतखंड, इसको हम बोलेंगे लघु व्रतखंड। ठीक है, लघु कहाँ ऐसे होगी, कैसे होगी, लगा सकते हैं जैसे भी होगी। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं भाई इसको क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है, इसको माइनर कहा जाता है। ठीक है, तो यही क्या है आपके? ये आपके व्रतखंड है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी व्रत की जीवा व्रत को 2 भागों में बांटती है, और वो दोनों भाग क्या कहलाते हैं? व्रतखंड कहलाते हैं, जिसमें से एक होगा आपका दीर्घ व्रतखंड और एक होगा आपका लघु व्रतखंड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड का। तो इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों छेदक रेखा। छेदक रेखा
हिंदी में याद करने वालों से मैं एक बार बता दूं कि हिंदी आप धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि उनके नाम बड़े सिंपल सिंपल से लगने लगते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान सी चीज़ है छेदक रेखा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये क्या था, तो जवाब होगा कि भाई यहाँ पर ये दो बिंदुओं को आपस में मिला रही है, तो ये एक जीवा है, यानी ए और बी दो बिंदुओं को मिला रही है, तो ये क्या है, जीवा है। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई अगर मुझे इस जीवा की लंबाई चाहिए तो मैं यहाँ से यहाँ तक नाप दूंगा, ये जीवा मिल जाएगी। बस इससे थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई जीवा की जो लंबाई होती है वो परिमित होती है, ठीक है, यानी कि लिमिट होती है उसकी, यानी कि केवल यहाँ से यहाँ तक ही जीवा है, तो उसकी क्या है, एक लंबाई है। लेकिन अगर एक ऐसी रेखा जिसकी कोई लंबाई ना हो, यानी लिखने वाले लिख सकते हैं डेफिनेशन, यानी अपरिमित लंबाई की एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को काटती है, यानी देखो इस बिंदु को वृत्त पे इस बिंदु को काटा और एक यहाँ बिंदु को काटा, तो यानी कि दो बिंदु से यहाँ से होके गुजर के गई और इतनी लंबाई, इसको हम अभी भी जीवा बोल रहे हैं कि भाई ये तो जीवा होती है, ठीक है। और ये सारी जो है ये क्या है, छेदक रेखा है, बस सिंपल सी बात है। यानी कि इसकी लंबाई अपरिमित है, जबकि जीवा की लंबाई परिमित होती है, यानी कि एक लिमिट में होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो जीवा है वो एक छेदक रेखा है? तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी वृत्त की जीवा एक छेदक रेखा का भाग होती है, छेदक रेखा नहीं होती है, क्योंकि छेदक रेखा की जो कंडीशन है वो ये है कि छेदक रेखा की हमें लंबाई जो है वो दोनों तरफ बढ़ सकती है, लेकिन हम जीवा की लंबाई तो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि जीवा एक छेदक रेखा तो है, लेकिन छेदक रेखा का केवल एक भाग है, पूरी छेदक रेखा नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जीवा छेदक रेखा का एक भाग होती है, यानी कि एक टुकड़ा होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं छेदक रेखा आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है सेक्टर और आर्क। पहले हम लोग आर्क पढ़ लेते हैं, यानी कि चाप, ठीक है। चाप क्या होता है? तो दोस्तों जैसे आपके पास एक ये सर्किल है, ठीक है, और ये सर्किल की क्या है, परिधि है। तो परिधि पर हमको कुछ नहीं करना, दो बिंदु लेने हैं ए और बी, कहीं भी दो बिंदु ले लो, कहीं भी, ठीक है। दो बिंदु लेने हैं और ये कहा जाएगा कि उन दोनों बिंदुओं के बीच, ठीक है, ये दोनों बिंदुओं के बीच परिधि का जो भी भाग आएगा वो आपका चाप कहलाएगा। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। ये क्या है, ये एक चाप है। कहीं भी दो बिंदु ले लो, उनके बीच की जो दूरी होगी, जो परिधि का उनका भाग होगा, वो चाप कहलाएगा। ये वाला ये भी एक चाप है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, यानी कि लिमिट आपको रखनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं वृत्त के चाप की, ठीक है। चाप तो ऐसे भी होता है, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वृत्त में जो चाप होगा वो कैसे होगा, किन्हीं दो बिंदुओं, यानी कि ए और बी, हमने यहाँ से यहाँ तक दो बिंदु लिए और उन दोनों बिंदुओं के बीच में हमने क्या किया, जो भी परिधि का भाग था उसको हमने क्या कहा, चाप कहा, यानी आर्क कहा। तो ये चाप हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों सेक्टर की। सेक्टर को दोस्तों हिंदी में क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड कहा जाता है सेक्टर। भाई सिंपल सा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखो इसको ध्यान से समझो। जैसे आपके पास ये त्रिज्यखंड, यानी कि त्रिज्य वर्ड आ रहा है, तो हमने कहीं ना कहीं त्रिज्या का यूज करना है। कैसे यूज करना है भाई, हमने कोई दो पॉइंट लिए, ए पॉइंट बी पॉइंट, दोनों पॉइंट को हमने सेंटर से मिलाया, यानी कि भाई एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये। अब भाई इससे क्या हुआ, यानी कि हमने जब दो त्रिज्याओं का यूज किया तो हमारा जो वृत्त था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन वृत्त ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट, यानी कि एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। तो ये जो बंद आकृति है, ये वाली जो बंद आकृति है, इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझो, इसको हम क्या बोलेंगे, ये बंद आकृति है, इसको हम बोलेंगे लघु सेक्टर, यानी लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ी आकृति जो है इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ, यानी ये बड़ी है तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड और इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। तो हम लोगों ने पता चल गया आप लोगों को किस तरह से हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड हम कैसे बोलते हैं कि भाई दो त्रिज्याओं का यूज करके जब हम लोग वृत्त को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, तो वो जो बंद आकृति होती हैं दोनों अलग अलग, वो त्रिज्यखंड कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सर्किल है ये काफ़ी लंबा चैप्टर होता जा रहा है, मुझे लग रहा है इतना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोगों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, यानी कि छोड़ना नहीं है लेकिन फिर भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले क्या है, लेंथ ऑफ सेक्टर, यानी हमें जो अभी हमने ये सेक्टर पढ़ा था, ठीक है, यानी त्रिज्यखंड पढ़ा था, उसकी अगर हमें लंबाई निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड की लंबाई। हिंदी में लिखने वाले लिख सकते हैं त्रिज्यखंड की लंबाई।
तो त्रिज्यखंड की लंबाई कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास ये एक सर्किल है और ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है, ठीक है। मान लेते हैं हमको ये वाला जो त्रिज्यखंड है सिर्फ इतना, यानी ए, ओ और बी, हमें क्या करना है, सॉरी ये त्रिज्यखंड नहीं होगा, ये होगा आपका लेंथ ऑफ सेक्टर नहीं होगा, ये होगा लेंथ ऑफ परिधि, यानी कि त्रिज्यखंड की लंबाई नहीं कहेंगे, त्रिज्यखंड की परिधि की लंबाई कहेंगे, ठीक है। आप इसको सही कर लीजिएगा, त्रिज्यखंड की परिधि की लंबाई, ठीक है। त्रिज्यखंड की परिधि की लंबाई कैसे निकालेंगे भाई? हमें ये चीज़ तो पता है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, अगर हमें ये दोनों चीज़ें तो पता है, लेकिन हमको क्या चीज़ें चाहिए, हमको ये सारी सिर्फ ये चीज़ें चाहिए। अगर हमें ये चीज़ पता चल जाती है, जो इसका आर्क है, ठीक है, यानी जो इसका चाप है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमें त्रिज्यखंड की जो है चाप यानी परिधि पता चल गई। परिधि कैसे पता चल जाएगी कि भाई आर हमारे पास है, ये आर भी हमारे पास है, हमको सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, और जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो वो क्या होगी, परिधि होगी। तो इसकी हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं बात करता हूं पूरे वृत्त की परिधि की, तो कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पूरे वृत्त के लिए, लेकिन पूरे वृत्त का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री पर परिधि है 2 पाई आर, तो अगर मैं कहता हूं कि भाई अगर एक एंगल होता तो क्या होता, तो आपका जवाब होगा कि भाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। लेकिन मुझे कितना एंगल पे चाहिए, ठीक है, यानी कि ये एंगल कितना है, तो जवाब होगा कि भाई ये थीटा एंगल है। तो अगर मैं इधर थीटा से गुणा करता हूं, तो मैंने इधर भी थीटा से गुणा कर दी, और ये जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, ये इस परिधि की लंबाई निकल के आएगी। यानी इस परिधि की जो हमें लंबाई चाहिए वो क्या परिधि नहीं, इस चाप की लंबाई क्या निकल के आएगी, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360। ये तो निकल के आ गई आपकी इस चाप की लंबाई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पूरी परिधि चाहिए थी, तो भाई इसमें 2r और जोड़ देंगे, r और r यानी 2r जोड़ देंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगी, त्रिज्यखंड की पूरी परिधि निकल के आ जाएगी। त्रिज्यखंड के ऐसे ही एरिया की बात करते हैं, तो जब भाई हमारे पास एक वृत्त था, उस पूरे वृत्त का हमें एरिया निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, पाई आर स्क्वायर करते थे। पाई आर कब करते थे, जब हम लोग पूरे 360 डिग्री का एरिया निकालना होता था। लेकिन इस बार हमको क्या करना है, सिर्फ एक त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है, जिसका एंगल क्या है, सिर्फ थीटा है। तो हमें थीटा एंगल पे निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम 360 पे पाई आर स्क्वायर करते हैं, तो थीटा पर बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका सेक्टर यानी त्रिज्यखंड है उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। थीटा के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अगला आप लोगों को ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, कोसेंट्रिक सर्किल, यानी आपको पता होना चाहिए कोसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, ठीक है। जैसे ये एक सेंटर है किसी भी वृत्त का, जैसे इस वृत्त का ये सेंटर है, अगर मैं इसके ऊपर एक वृत्त और बना देता हूँ, भाई इसका भी अगर यही सेंटर है, और मैंने एक वृत्त बना दिया उसका भी यही एक सेंटर है, ठीक है। यानी कि जितने भी मैं सर्किल बना रहा हूँ सभी का एक ही सेंटर है, तो इन सभी ये जो वृत्त होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी हिंदी में लिखने वाले लिख सकते हैं सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त हम इनको बोलेंगे, ठीक है। चलिए भाई सर्किल को वहीं पर छोड़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की तरफ, ठीक है। हम लोगों को चतुर्भुज की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्रोजेक्शन जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, ठीक है। चतुर्भुज तो क्या होता है चतुर्भुज भाई? जैसे हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था कि भाई 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ऐसे ही यहाँ पर कितनी रेखाएं होंगी, यहाँ पर 4 रेखाएं होंगी, ठीक है। यानी 4 रेखाओं से घिरी हुई या बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। हम लोगों को चतुर्भुज के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं भाई। देखिए सिंपल सा हमको सबसे पहले आयत की कुछ डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। आयत के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग के बाद हमको पढ़ना है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, हिंदी वाले लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रेम्बस। रोम्बस को हिंदी में कहा जाता है समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज। ट्रिपेजियम पढ़ना है हम लोगों को। ट्रिपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज या फिर समलंब ही इसको बोला जाता है, समलंब, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है चतुर्भुज के अंदर। पढ़नी क्या है, हम लोगों को इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इनकी जो भुजाएं होती हैं, इनके जो एंगल होते हैं, विकर्ण होते हैं, बस इतना हमको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं भाई।
जैसे हम लोगों को इसके बाद में कुछ और भी पढ़ना है, पॉलीगन जो कुछ और बहुभुज पढ़ने हैं, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। लेकिन बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये बहुभुज ही क्या होता है। तो जो त्रिभुज है ना, जो त्रिभुज है, जो चतुर्भुज है, ये भी बहुभुज के अंदर आते हैं, ये भी पॉलीगन के अंदर आते हैं, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन ये होती है कि 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है, 3 रेखाओं का यूज होगा तो वो बहुभुज कहलाएगी। लेकिन उनका एक प्रॉपर नाम है, उनके एक प्रॉपर टाइप्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को अलग पढ़ लेते हैं, फिर चतुर्भुज को अलग पढ़ लेते हैं, और फिर हम ये कह देते हैं कि भाई बहुभुज के अंदर ये दोनों चीजें आ तो रही हैं, लेकिन बहुभुज के अंदर जब हम लोग कहते हैं कि भाई हमको पेंटागन पढ़ना है, हेक्सागन पढ़ना है, तो हम लोग वहां पर पॉलीगन का यूज करते हैं। तो पॉलीगन के बारे में हम लोगों को वहां पर चतुर्भुज खत्म होने के बाद मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज से, चतुर्भुज होता क्या है। तो जैसे भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 4 रेखाएं हैं, इन 4 रेखाओं से घिरी हुई ये क्या है, एक आकृति है, यानी बंद आकृति है। तो ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में चतुर्भुज से क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों और बाह्य कोणों का योग क्या होता है, यह हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोण आप लोगों को पता है ना, ये इंटरनल एंगल ABCD, ये इंटरनल एंगल जो हैं इनकी बात चल रही है। तो अंतः कोणों के बारे में आप सभी को पता होगा, कितने होते हैं, 360 डिग्री। बात करते हैं बाह्य कोणों का योग। ठीक है, बाह्य कोणों का योग बच्चों यहां पर होता है 360 डिग्री। और मैं आपको बता दूं कि सभी बहुभुज के बाह्य कोण, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, वो भी 360 डिग्री होता है, यानी कि सभी का। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी बहुभुज के इंटरनल यानी अंतः कोणों का योग भी 360 हो। तो सिर्फ हमारा एक चतुर्भुज ही ऐसा है जिसमें अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग दोनों 360 होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है एग्जाम में। वो कौन सा बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अगर आप अभी भी नहीं समझ में आए तो आपको देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा कि एक त्रिभुज भी क्या होता है, बहुभुज होता है, पॉलीगन होता है। तो भाई आपको पता है कि ये कितने होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंदर वाला जवाब होगा कि भाई 180 होता है। ठीक है, लेकिन मैंने, चलिए अंदर वाला तो सबका अलग होता है, लेकिन आपको अगर ये समझना है कि बाह्य वाला कैसे 360 होता है, तो भाई सभी का, जितने भी बहुभुज हैं उनके सभी के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ऐसे समझ लो भाई, जैसे कि अंदर 360, अंदर 180 है, मान लेते हैं कि ये 60 है, हमने अपनी तरफ से मान लिया, तो ये कितना होगा 120। ऐसे अगर मैं इसको भी 60 मान लूँ तो ये कितना होगा 120। ऐसे ही अगर मैं इसको 60 मान लूँ तो ये कितना होगा 120। तो आप समझ सकते हैं कि कितना होगा 120, 120, 120 यानी 360। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आयत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयत की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और जल्दी से ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास एक आयत है, ठीक है, चारों कोणों को नाम दे देते हैं ABC और ये D। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये AB रेखा है तो इसको हम बोलते हैं लेंथ। ठीक है, और ये BC जो है इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, आयत की कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन आप लिख सकते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी कि रेखा AB बराबर होगी रेखा CD के, यानी कि ये आमने सामने की रेखा क्या है, ये बराबर है, और ये बराबर किसके है, L के, यानी लेंथ के। ठीक है, दूसरी क्या बात होगी कि भाई रेखा BC बराबर होगी रेखा DA के, और ये क्या है, ये ब्रेथ है, यानी चौड़ाई है। बात करते हैं एरिया की, तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप सबको पता होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या कहेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगली क्या प्रॉपर्टी होगी, मान लेते हैं ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ऑल एंगल्स, यानी सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री, यानी कि सभी कोण ये कितने कितने के हैं, ये सभी कोण 90 डिग्री के हैं। अगर हम लोगों ने पेरीमीटर निकाल ही लिया है तो हम लोग इसका, एरिया निकाल लिया है, तो इस बार इसका पेरीमीटर यानी परिमाप और देख लेते हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा कि भाई L और L 2 बार जुड़ेगा, ऐसे ही B और B 2 बार जुड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, परिमाप कितना हो जाएगा, 2L + B हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परिमाप हो जाएगा। अब अगर मैं इसके ये दोनों विकर्ण आपस में मिला देता हूँ, ठीक है,
मैंने ये दोनों विकर्ण आपस में मिला दिया और मान लेते हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्ट किया दोनों ने O पॉइंट पर। तो अगली कंडीशन क्या है ये भी आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो विकर्ण हैं वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि यानी कि एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे कि ये वाला विकर्ण था, उसने इस विकर्ण को काटा तो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि ये वाला जो भाग है ये इसके बराबर है और ये वाला जो भाग है ये इसके बराबर है। या फिर आप नोट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमने O पॉइंट माना था और ये D है, ये B है, तो यानी कि OB बराबर है OD के, या फिर हम कह सकते हैं कि OA बराबर है OC के। तो ये भी आप कह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई यहाँ पर जो है विकर्ण तो समद्विभाजित हो रहे हैं, लेकिन ये जो एंगल है ना, आप ये मत समझिएगा कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये एंगल नहीं हो रहा है बाइसेक्ट। हो सकता है कि ये अल्फा हो सकता है कि ये बीटा हो, यानी कि ये एंगल अलग अलग रहेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल को भी बराबर भागों में बांटें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो हमारे शीर्ष हैं, ये ABCD क्या है, ये चारों शीर्ष हैं। तो ये शीर्ष के, मैं लिख देता हूँ कि ये शीर्ष के एंगल को समद्विभाजित नहीं करते। आप लोगों को लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्या रह गया, और रह गया अगर आप विकर्ण निकालना चाहते हैं, विकर्ण की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस लगा दीजिए। ये वाला कितना 90 डिग्री है, ये L है, ये B है, तो ये आप निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, √of L² + B²। तो ये क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से आप विकर्ण निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आयत के अंदर आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपका आयत खत्म हो गया, ठीक है। काफ़ी सारी हैं, इनफ है ये। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर को हिंदी में कहा जाता है वर्ग, ठीक है, वर्ग कहा जाता है। प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं भाई। ये हम लोगों ने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। कैसे कहेंगे ये एक वर्ग है भाई, कंडीशन क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई A है, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी। नाम दे देते हैं इनके शीर्ष को ABCD। चारों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, सेम होगी। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि चारों भुजाएं यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगली कंडीशन क्या है कि भाई ये सारे एंगल 90 के होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ऑल एंगल 90 डिग्री के होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई। अब मैंने क्या किया, फिर से ये विकर्ण डाल दिया, ठीक है। कहाँ पर इंटरसेक्ट हुए, O पॉइंट पर हुए, तो भाई सेम है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन ये होगी कि OD और OB बराबर होंगे, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। OD बराबर है OB के, ऐसे ही OA बराबर है OC के। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये क्या था, ये वर्ग था जिसकी चारों भुजाएं बराबर थी। और दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे कि ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये चारों पार्ट आपस में बराबर होते हैं। और एक प्रॉपर्टी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि ये चार जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये चारों त्रिभुज का जो एरिया होगा वो अलग अलग, यानी ये चारों त्रिभुज भी अलग अलग आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कई सारी चीज़ें बनती हैं। और लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं कि ये जो, जैसे आपका ये एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर में ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि आयत हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, भी आयत पढ़ा था मैंने, शायद आपको नहीं बताया, तो आयत की प्रॉपर्टी में पीछे जाकर के लिख लीजिएगा कि ये विकर्ण जो काटते हैं वो 90 पर नहीं काटते आयत में, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर 90 पर काटें, लेकिन यहाँ पर ये 90 पर ही काटेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपसे क्या कहा था, आगे मैंने कहा था कि जब हम लोगों ने पढ़ा था आयत, तो मैंने कहा था कि ये एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, यानी एंगल को समद्विभाजित नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं, वर्ग में ये एंगल को भी समद्विभाजित करते हैं। तो अगला पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा कि ये शीर्ष के एंगल को भी समद्विभाजित करते हैं। शीर्ष के आप लिख लिया करो, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ, एंगल को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान दो भागों में बांटते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे भाई, 45 हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। एरिया की बात करते हैं, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया भाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जबकि सारी साइड्स बराबर हैं, यानी कि कह सकते हैं या तो साइड का स्क्वायर, यानी कि किसी भी एक भुजा का स्क्वायर कर दो, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर भुजा हमने A मान रखी है तो A गुणा A, यानी कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकर्ण की बात करते हैं।
कि अगर हमें डायगोनल चाहिए यानी विकर्ण चाहिए तो कैसे निकालेंगे। तो भाई ये तो पाइथागोरस लगा देंगे कि भाई यहाँ पर आप देखिए, अगर हमें इस विकर्ण की लंबाई चाहिए, ये ए है, ये भी ए है, और हमें ये विकर्ण हाइपोटेनस चाहिए यानी कर्ण चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 2a² और ये अंडर रूट में है, आगे अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2a। तो इस तरह से आप विकर्ण भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका वर्ग यानी स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों क्या करना, जब मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दूँ ना, जितने भी ये चतुर्भुज हैं, इनको पढ़ाने के बाद आप लोग तो नोट कर रहे हो, नोट करने के बाद एक प्लेन पेपर लीजिएगा और सभी पर एक तालिका बनाइएगा। ठीक है, यानी सारणी बनाइएगा। उसमें आप क्या कीजिएगा कि ये सारी कंडीशन जो मैंने यहाँ पर लिखी गई हैं कि क्या इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, क्या ये यहाँ पर जो इसके विकर्ण हैं वो कैसे काटते हैं, जो एंगल है क्या ये 90 पर काटते हैं, क्या ये एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखिएगा तो आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, और वैसे तो आप ये बेसिक चीज़ें ये तो आप जानते ही होंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम। हिंदी में लिखने वाले लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जिन बच्चों का जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों का मैथ रह गया हो शायद एडवांस, तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो उनको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया और परिधि ये सारी चीज़ें, जैसे हमें अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, वर्ग पढ़ा। वर्ग की अगर हमें परिधि नहीं कहेंगे, परिमाप कहेंगे। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, चारों ए हैं और चारों को हम जोड़ देंगे तो 4a क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से सीख जाओगे तो आपका एडवांस मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा और बेसिक नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं भाई, किस तरह से होता है एक समांतर चतुर्भुज, क्यों कहा गया है इसको समांतर। ठीक है, क्यों इसको समांतर कहा गया, तो भाई जवाब होगा क्यों समांतर कहा गया, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा जो होती हैं वो समांतर होती हैं। समांतर का क्या रूल होता है कि हम इन भुजाओं को आगे कितना भी बढ़ाते ले जाएं, ये कभी आपस में मीट नहीं होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक है, जैसे हम इसको कितना भी आगे बढ़ाते जाएं, इनके बीच की हमेशा डिस्टेंस इक्वल रहेगी और ये आपस में कभी मीट नहीं होंगी। ठीक है, तो यही क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों अगर ए बी समांतर है सी डी के, तो क्या हम कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी में कि ए बी और ये होता है बच्चों समांतर का निशान यानी पैरेलल का निशान, हम कह सकते हैं सी डी। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो डी ए होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के या सी बी के। ठीक है, यहाँ पर बच्चों चारों एंगल जो आपके होते हैं वो 90-90 के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आप अलग से नोट बना के लिखना चाहें तो इसके लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, 90 डिग्री के नहीं होते। देखिए क्यों नहीं होते, क्योंकि जैसे आपने एक समांतर चतुर्भुज बनाया तो इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं भाई, देखिए कुछ इस तरह से बना सकते हैं, या हमने इस तरह से बना दिया। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि भाई इसके जो एंगल हैं वो शर्त 90 वाली फॉलो करेगा, नहीं करेगा ये 90 वाली फॉलो, क्योंकि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि ये वाली जो आपकी रेखा है ये इसके समांतर है और ये वाली रेखा इसके समांतर है, यानी आमने सामने की रेखाएं तो समांतर है, लेकिन आप देखेंगे ये एंगल तो 90 नहीं है। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि ये 90 वाले रूल को फॉलो करेगा। तो पहला पॉइंट यही हो गया। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर मैं ये वाली इसकी जो ये वाली मुंडी है इसको पकड़ लूँ और इधर ये वाली मुंडी पकड़ लूँ, पहले तो मैं इसको बाहर की तरफ खींच लूँ दोनों हाथों से। ठीक है, यानी कि मैंने एक हाथ से इसको पकड़ा, एक हाथ से इसको पकड़ा और ऐसे खींच दिया दोनों तरफ, तो ये क्या होगा, फैल जाएगा। और फिर मैंने इसको दोनों तरफ से मुंडियों को दबा दिया तो ये भींच जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला जो एंगल जैसे ये खींचने पर बढ़ेगा तो साथ में ये वाला भी बढ़ रहा है। ठीक है, और ये घटेगा तो ये भी घट रहा है। ऐसे ही दोस्तों ये दोनों जो एंगल हैं वो हमेशा साथ में चलते हैं, ऐसे ये आमने सामने के ये दोनों एंगल साथ में चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये फिगर के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि जो एंगल ए होता है वो बराबर होता है एंगल सी के, यानी आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, और जो एंगल बी होता है वो बराबर होता है एंगल डी के। अगली बात लिख लीजिए अगली बात ये होती है कि अगर हम किसी भी दो एंगल को जोड़ते हैं, किन्हीं भी दो एंगल का योग हमेशा 180 होता है। जैसे अगर मैं एंगल ए के साथ एंगल बी को जोड़ दूं तो भी 180 आएगा, या फिर 180 आएगा। किन्हीं भी दो एंगल को आप जोड़ लीजिए। देखिए क्यों, जैसे कि यहाँ पर क्या था, मैंने मान लेते BC को जोड़ा। ठीक है, मान ले BC को जोड़ा और 180 आ गया। लेकिन अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो जैसे जैसे आपका ये वाला एंगल घटेगा तो आप देखेंगे कि ये वाला एंगल तो बढ़ रहा है ना।
तो उसके अकॉर्डिंग ये आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्रोमाइज चलता रहता है इनका। जैसे मान लेते हैं ये एंगल कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन इनका योग हमेशा 180 रहेगा। तो हमेशा किन्हीं भी दो एंगल को ले लो आप, ए सी ले लो, ठीक है, सॉरी ए सी नहीं, इसको आपको क्रम के साथ चलाना होगा, ठीक है, यानी कि ए और बी का, ठीक है, यानी कि एक ही रेखा पर होनी चाहिए ए और बी का, फिर उसके बाद बी और सी का, उसके बाद सी और डी का, उसके बाद डी और ए का। इन चारों का योग अगर आप इस अकॉर्डिंग निकालते हैं, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मैंने लिख दिए हैं, आप इसको नोट पॉइंट में यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, एंगल ए बी, यानी कि एक ही रेखा है ना ये, इसलिए आपको रेखा से आप इसको याद कर सकते हो, यानी कि रेखा पर, एक ही रेखा पर उपस्थित है ए और बी, ठीक है। तो इनका योग अगर हम बात करते हैं बी सी, सी डी और डी ए, इस तरह से अगर हम इनका योग निकालते हैं तो वो 180 ही आता है हमेशा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने इसके विकर्ण के बारे में नहीं पढ़ा, विकर्ण के बारे में पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, मान के चलिए, तो इसके जो विकर्ण होंगे वो भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मैं आपको बार बार बता चुका हूँ क्या होगा। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो डी और बी का मिड पॉइंट है ये, ठीक है, डी बी ये जो रेखा है इसका मिड पॉइंट है, यानी विकर्ण का, इस विकर्ण का ये मिड पॉइंट है और इस विकर्ण का ये मिड पॉइंट है, यानी ये विकर्ण आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये लंबाई इसके बराबर है और ये लंबाई इसके बराबर है। दूसरी बात कि भाई बाइसेक्ट तो कर दिया, लेकिन एक कंडीशन ये है कि भैया ए सी बराबर नहीं होगा बी डी के, ये भी बात है, यानी कि ये जो विकर्ण है इन दोनों की लंबाई बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, फिर से वही बात है कि ये इस तरह का ये वाला फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में अगर मैं विकर्ण डालता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला विकर्ण तो बड़ा हो गया, ये वाला विकर्ण छोटा हो गया, तो ये रूल भी फॉलो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी दोनों विकर्ण बराबर वाला रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ये समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। इनकी बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं रोम्बस की। हिंदी में कहा जाता है समचतुर्भुज। क्यों कहा गया समचतुर्भुज? क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो भैया अगर चारों भुजाएं समान है तो इसको हमने स्क्वायर क्यों नहीं कहा? स्क्वायर इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसके जो ये एंगल है ये 90-90 नहीं होते, यानी कि इसका फिगर कुछ इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। अब भी चारों भुजा बराबर है, अगर ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये एंगल 90 नहीं है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि भाई ये एक स्क्वायर नहीं है, सीधी सी बात है। तो पहली प्रॉपर्टी तो आप यही लिखेंगे कि अगर ये एक समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ए बी रेखा बराबर होगी बी सी के और बी सी बराबर होगी सी डी के और सी डी बराबर होगी डी ए के। ये चारों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आगे इसका जो ये ए एंगल होगा, यानी कि ये ए शीर्ष वाला जो ये एंगल है ये सी के बराबर होगा और जो बी वाला एंगल है ये डी के बराबर होगा, यानी इसके आमने सामने के जो ये एंगल हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ये इसका अगला पॉइंट है, यानी ए एंगल बराबर है सी एंगल के और जो बी एंगल है वो बराबर है डी एंगल के, ठीक है। आगे बात करते हैं विकर्ण की। मान लेते हैं हमने इसके विकर्ण को मिला दिया, ठीक है, ये हमने इसके विकर्ण को मिला दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे, चलिए इस फिगर से तो आपको लग रहा हो कि ये स्क्वायर है। यहाँ से अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं हमने इस तरह से विकर्ण को मिला दिया, तो आप देख के सीधा सा कह रहे होंगे कि इसके जो भाई विकर्ण है वो आपस में एक बराबर नहीं है, ठीक है। अगर एक बराबर हो जाएंगे फिर तो हम इसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे। यानी बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए सी की जो लंबाई है, ये ए से सी की लंबाई है, वो बराबर नहीं होगी बी से डी की लंबाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इसके जो ये विकर्ण होंगे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि वही वाली बात है कि बराबर लंबाई में बांट देंगे, यानी कि इसकी लंबाई इसके बराबर, इसकी लंबाई इसके बराबर, इस तरह से। यानी कि एंगल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि समद्विभाजित करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, पांचवी, जो आप अलग से लिख सकते हैं, वो चीज़ क्या निकल के आती है, वही निकल के आती है कि ये विकर्ण समद्विभाजित तो करता है। समद्विभाजित किसको कर रहा है, मैंने आपको लंबाई तो बता दी, लेकिन भैया ये वाले एंगल को भी समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला जो विकर्ण जाएगा ना, ये इसको डिवाइड कर देगा 30-30 में। तो इस वाले में अभी तक हम लोगों ने पीछे जितने भी पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, उसमें मैंने आपको किसी में नहीं बताया कि एंगल बाइसेक्ट होता है, यानी कि जो उसका शीर्ष का जो कोण है, शीर्ष कोण है
उसको समद्विभाजित करता है, लेकिन यहाँ पर जो शीर्ष कोण है उसको भी समद्विभाजित करता है विकर्ण। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखिएगा। तो इतना काफ़ी है रोम्बस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगला है हमारा ट्रिपेजियम यानी कि समलंब, ठीक है। बात करते हैं भाई ट्रिपेजियम की। ट्रिपेजियम में क्या होता है भाई, दो आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं। फिगर से समझिए, ठीक है। जैसे कि मैंने ये आपके सामने एक ट्रिपेजियम बनाया, ठीक है, ये बना दिया। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो आमने सामने की भुजा है ना, ये वाली या एक दूसरे के समांतर है, यानी कि ए, बी, सी और डी की मैं अगर बात करूं तो इस ट्रिपेजियम में आप देखेंगे कि जो ए बी भुजा है वो पैरेलल है, यानी समांतर है सी डी के। यानी कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, बराबर दूरी के साथ ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। जबकि जो ये दूसरी और दो रेखाएं आप देखेंगे, इनको मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो ये कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी, यानी कि ये समांतर नहीं है। तो यही क्वालिटी होती है ट्रिपेजियम की। अगर आपके सामने एक फिगर आता है समलंब का, तो आपको देखते ही पहचान लेना है कि ये क्या है, समलंब है या फिर ट्रिपेजियम है। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी की बात करते हैं। अगर मैं विकर्ण डाल देता हूँ ए, सी और बी डी, ये दो विकर्ण हो गए। अब आपको दिख रहे होंगे कि इनके विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, ये तो आपको दिख रहा होगा। तो मैं दूसरे में क्या कह सकता हूँ कि इसके जो विकर्ण है ए सी वो बराबर नहीं होगा बी डी के, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके जो ये विकर्ण है वो बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित नहीं करते कुछ भी। कुछ भी से मेरा मतलब है कि भाई यहाँ पर बाइसेक्ट किया, यानी कि यहाँ पर सॉरी बाइसेक्ट नहीं करेंगे, यानी ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर इन दोनों ने आपस में काटा, तो भैया यहाँ पर कुछ भी रूल फॉलो नहीं होगा। ना तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, ना तो ये कोण को समद्विभाजित नहीं करेंगे। बात करते हैं क्या ये इसके बराबर होगा, तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये अलग होंगे, यानी कि OB की लंबाई बराबर नहीं होगी OD की लंबाई के। जबकि हम लोगों ने पीछे कई सारों में पढ़ा है कि ये आपस में बराबर बांटता था, तो OB की लंबाई बराबर हो जाती थी OD की लंबाई के साथ और OA की लंबाई बराबर हो जाती थी OC के साथ। लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होगा। इसमें बस आपको सिंपल सा क्या लिखना है कि ये जो विकर्ण होते हैं ना ट्रिपेजियम के, यानी कि विकर्ण, ये नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा क्योंकि ये सबसे अलग इसको बना देता है। कुछ भी समद्विभाजित नहीं करते, ठीक है, कुछ भी समद्विभाजित नहीं करते। और चलिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। समलंब आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, चतुर्भुज भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हेक्सागन, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, इनके बारे में कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अगर 10 मिनट में ये कराऊंगा तो मैं आपको MCQ यानी कि आपका जो टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वो भी उसी वीडियो में ले आऊँगा। आपका एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी कि इसके बाद जो एक वीडियो आएगी उसमें आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। और हो सकता है कि जो साइंस वाली वीडियोस थी वो बीच में छूट गई थी, हीट तक ही हुआ था, यानी ऊष्मा तक मैंने करा दिया था, 15-16 वीडियोस मैंने बनाई थी। उसके बाद जो आगे है वो मैं कंटिन्यू करा दूंगा। आपकी इलेक्ट्रिसिटी रह गई है और भी 1-2 टॉपिक रह गए हैं, वो कंप्लीट करा दूंगा जल्दी, ठीक है। तो यार एक काम ज़रूर किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो यार। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो और वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है, अगर पसंद आती है तो। और भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दिया करो, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद पक्का सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद।